क्लास में ख़त्म तो हो गया था, लेकिन हमारा वो अभी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो ज़्यादा टेंशन ना लें, उसका भी वीडियो हम जल्द से जल्द अपलोड कर लेंगे। पर जो भी हमारा ज़रूरी जो क्लास चल रहा था वो उसको भी हम देखते हैं। तो चैप्टर कौन सा है? आम्ल, क्षार एवं लवण। इसको आप लोग पढ़े भी होंगे, थोड़ा इसके बारे में जानते भी होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने नोट से ही आम्ल, क्षार एवं लवण को। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले आम्ल, क्षार एवं लवण क्या होता है, क्या है, कहाँ से ये आता है। देखिए कह रहा है पहले क्या है? अम्ल। तो अम्ल की परिभाषा क्या होगी? तो कह रहा है अम्ल एक अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। हम लोग को क्या कहते हैं? एसिड। कहीं कहीं देखिएगा इनो के पैकेट पे, किसी पैकेट पे लिखा रहता है ACID। क्या मतलब हुआ? एसिड। एसिड का मतलब हमारा होता है खट्टा चीज, बस ध्यान में रखिएगा, खट्टा चीज। देखिए कह रहे हैं अम्ल का अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड्स, इससे एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या अर्थ होता है? खट्टा। अतः हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ, बस देखिए यहाँ पे, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल। जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा क्या होगा? अम्ल होगा। आए बस समझ इतना, जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा क्या होगा? अम्ल होगा। जो भी पदार्थ स्वाद में क्या होगा? खट्टा, तो क्या होगा? अम्ल होगा। पूछेगा ये जो हमारा एसिड है वो कौन सा शब्द है? तो एसिड लैटिन शब्द है। क्या होता है? लैटिन शब्द। और लैटिन में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं एसिड लैटिन को? लैटिन में इसका होता है एसिड्स। एसिड्स मतलब खट्टा, एसिड मतलब खट्टा। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड्स बोलते हैं। चलिए आते हैं, नेक्स्ट आते हैं कि अम्ल के क्या क्या गुण होंगे। देखिए किसी भी चीज़ के गुण बताने के लिए हमें दो प्रकार की होती है। एक होती है भौतिक गुण, एक होती है रासायनिक गुण। कौन से गुण? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। आप समझिएगा भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है वो समझ लीजिए। भौतिक गुण का मतलब होता है जिन्हें हम अपनी आँखों से बदलते हुए देख सकें, जिन्हें हम अपनी आँखों से बदलते हुए देख सकें। और रासायनिक गुण का मतलब होता है जिन्हें हम देख ही नहीं सकते हैं, वो अंदर के अंदर होते हैं, वो अंदर के अंदर होते हैं, उन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। आए बात समझ में? भौतिक गुण का मतलब होता है जो हमारे सामने हो रही है, जो हमको, जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें बोलते हैं भौतिक गुण। और जिन्हें हम नहीं समझ सकते हैं, जो नहीं हो सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते हैं, वो होता है रासायनिक गुण। तो कह रहा है अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, परिभाषा से पता चल गया ना, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो जो हमारा पुराना वीडियो देखा होगा उनको पता होगा नीला लिटमस पत्र क्या होता है, लाल लिटमस पत्र क्या होता है, लिटमस पत्र क्या होता है। जो चौथा या पांचवा पार्ट में ये हमने इसको दे दिया था कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बस यहाँ देखिएगा आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा लिखा है जलीय विलयन में H+ आयन देता है। हमेशा देखिएगा जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, मैंने जब जल से विक्रिया करता है तो हमेशा H+ देगा। जल से विक्रिया करने पर क्या देता है? H+ आयन देता है। जल से विक्रिया करके H+ देता है। और ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है। माने कि हम किसी चीज़ में अम्ल डाल दिया, उसमें करंट दे दे तो हमको लाइन मार देगा। आई बात समझ में? ये जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता है। कि देखो जल के भौतिक गुण कितने हुए? कितना हो सके उतना याद करो। जल के भौतिक गुण 4 हुए। कौन कौन से? पहला स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बस ये बहुत जरूरी है, इसको बस ये पता रखिएगा कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरा है जलीय विलयन में H+ आयन देता है। और चौथा है जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता है। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करता है उसमें। अब आते हैं इसके रासायनिक गुण। तो कह रहे अम्ल के रासायनिक गुण, तो कह रहे धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया करके ये H2 निष्कासित करता है। H2 मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। तो धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस बाहर निकलेगा। कौन सा गैस बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। और लेकिन दूसरा कह रहा है धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बन, दोनों में धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो दोनों में क्या लगा है? कार्बन है ना, यहाँ पे दोनों जगह कार्बन, यहाँ भी क्या है? कार्बन है ना। तो धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से विक्रिया करके कार्बन बाहर निकालेगा। कार्बन का मतलब क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस बाहर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। तो मैं धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ विक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा।
करे कुछ धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। मैंने कुछ ऐसा भी हमारा धातु होता है जिनको हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेंगे, लवण प्लस जल बनेंगे। क्या बनेंगे, लवण प्लस जल बनेंगे। क्या बनेंगे, लवण प्लस जल। माने कि हम कुछ धातु लेते हैं, धातु का ऑक्साइड, और उन्हें हम जल में जी डाल देते हैं तो क्या मिलेगा, लवण प्लस जल। अब समझिए कहाँ से आया ये, तो तुमको पता है जल का क्या होता है, H2O होता है ना, जल का क्या होता है H2O। और ये कहाँ से है, बस यहाँ पर देखिए, ये समीकरण देखिए, धातु है, धातु यहाँ भी है, तो धातु का विक्रिया करके क्या मिलता है H2, तो धातु का विक्रिया करके क्या मिल गया हमको, H2 मिल गया ना। धातु से विक्रिया करके क्या मिल गया, H2। यहाँ पे ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में बाहर निकलेगा, तो ऑक्सीजन में बाहर निकलेगा, दोनों में क्या हो गया H2O। और ऐसा नहीं होता है, ऐसे आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, धातु ऑक्साइड से हम अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है, लवण एवं जल बनता है। क्या बनता है, लवण एवं जल बनता है। आए बात समझ में इतना, रासायनिक गुण हो गया, भौतिक गुण हो गया, इतना किसी को प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, ये बहुत जरूरी है, ये 8 या 7 होंगे, ये बस आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी होता है। एग्जाम में इसका 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। आपकी किताब में भी ये बॉक्सा बना के दिया हुआ है, उसको भी याद कर सकते हैं, तो यहाँ से याद कर लीजिए। और देखिए अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, मान के जो भी चीज़ अम्ल पाया जाता है हम लोग को आसपास पाया जाएगा, उसका कौन कौन सा अम्ल होगा। जैसे नींबू, तो नींबू कौन सा होता है, साइट्रिक अम्ल। नींबू कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। दूसरा टमाटर, टमाटर कौन होता है, स्कार्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल, स्कार्बिक अम्ल। स्कार्बिक अम्ल कौन सा अम्ल है, टमाटर स्कार्बिक अम्ल। अंगूर टार्टरिक अम्ल, अंगूर टार्टरिक अम्ल, अंगूर टार्टरिक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल, सिरका कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। दूध लैक्टिक अम्ल, दूध दही दोनों एक ही होता है, लैक्टिक अम्ल, दूध लैक्टिक अम्ल, दही भी लैक्टिक अम्ल। इमली टार्टरिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल। सेब मौलिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल। और आपके इसके अलावा भी आपके किताब में बहुत सारा दिया गया है, आपको वहाँ से हम यही बोलेंगे कि आप किताब का ही प्रिपेयर करें। उसमें आपको मधुमक्खी का डंक और एंटी का डंक, मैंने 2-3 प्रकार का और एक्स्ट्रा दिया गया है इससे, इसको भी आप लोग देखें, नोट्स बनाएंगे उसमें से भी उतारें, ठीक है। अब आते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, देखिए क्या निचला है अम्ल के प्रकार। तब देखिए अम्ल के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, पहला है प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल, तीसरा है सांद्र अम्ल और चौथा है तनु अम्ल। बात ध्यान सुनिए, अम्ल के कितने प्रकार, 4 प्रकार। कौन कौन, प्रबल, दुर्बल, सांद्र और तनु। प्रबल मन क्या होता है, मजबूत। दुर्बल मन कमजोर। सांद्र मन होता है वाद्य, सांद्र मन होता है सांद्रता से भरा हुआ। और तनु मन होता है जिसमें हमारा कुछ द्रव्य की मात्रा हो। आए बस समझ में, तो ये हो गया कौन सा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा आता है नेक्स्ट। अब आते हैं, अब इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं कि क्या कौन सा अम्ल क्या होता है। तो पहला क्या है, प्रबल अम्ल। कौन सा है, प्रबल अम्ल। चलिए देखते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल में क्या होता है, मजबूत। प्रबल माने मजबूत। देखिए इसको, प्रबल अम्ल होता है वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। माने हम कोई जल का विलयन लें और उसमें अम्ल को डालेगा, पूरी तरह से घुल जाए, तो कौन सा अम्ल होगा, कौन सा अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा। अगर जल पूरी तरह घुल गया तो कौन सा अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा। माने वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरह घुल जाते हैं वो प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे में देखो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल होता है आदि प्रबल अम्ल के उदाहरण है। देखिए जो हम लोग इसी खाते हैं ना, इन्होंने पीते हैं, वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो कोई ना जल में पूरी तरह घुलता है ना, जल में घुलने के बाद वो हमारे पेट को आराम देता है। तो वे अम्ल जो जल में पूरी तरह घुल जाए उन्हें क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। और प्रबल अम्लों में प्रोटॉन तथा हाइड्रोजन आयन होते हैं जो H+ त्याग कर उच्च क्षमता होती है, अर्थात प्रबल अम्ल अपने संगठन तत्वों के आयनों में विखंडित हो जाते हैं। देखो माने कि जल में घुल रहे हैं, तो जल में घुलने का मतलब क्या हुआ, पूरी तरह अपने कुछ ना कुछ उसमें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम बोले चावल के दाना में इकड़ी घुल गया है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह घुस जाता है, तब ना घुस जाता ना। अब उसको बोलेंगे बाहर निकाल पाएंगे, इकड़ी बाहर निकल जाएगा। लेकिन हमारे लिए गिलास लिए, उसमें नमक घोलिए, अब उन्हें फिर से नमक बाहर निकालिए, निकलेगा उतनी मात्रा में, नहीं निकलेगा। तो माने कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से विखंडित होकर टूट कर वो पूरे में घुल गई है, पूरे में घुल गई है। आएगा समझ में इतना, इतना बात समझ में आ गया ना कि क्या होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाए या घुल जाए, जल में पूर्णतः आयनित हो जाए या घुल जाए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं दुर्बल अम्ल। कौन सा है दुर्बल अम्ल। अम्ल जो जलीय अम्ल में पूर्णतः आयनित ना होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं। देखो पहला तो प्रबल अम्ल जल में पूरी तरह से घुल जाए तो हो गया प्रबल अम्ल। यदि आंशिक में थोड़ी मात्रा में वो जल में घूमे तो कौन सा होता है, वो कौन सा होगा दुर्बल अम्ल होगा। थोड़ी मात्रा में घूम रहा है तो कौन सा अम्ल होगा दुर्बल अम्ल होगा। जैसे एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH है समझ में, ये डबल ओ है CH3COOH। नेक्स्ट में CH3COOH या फार्मिक अम्ल HCOOH, या हाइड्रोजन सल्फाइड H2H आदि दुर्बल अम्ल क्योंकि जल में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। अब देखो जल में पूरी तरह से नहीं घुलेंगे तो क्या H2 आयन देंगे, H+ आयन देंगे नहीं। और दुर्बल अम्ल हाइड्रोजन आयनों H+ का पूर्णतः त्याग नहीं करते। देखिए ये बोलना जब पूरी तरह से घुल ही नहीं रहा है तो कहाँ से H+ आयन दे देगा। और समान सांद्रता पर दुर्बल अम्ल का pH मान प्रबल अम्ल से अधिक होता है। अब देखो मान अधिक होने का मतलब हो गया, मान लो यहाँ तो pH का मान 7 हो गया। ये जल में दुर्बल अम्ल पूरी तरह घुलता है नहीं घुलता है, वो घुल जाता है तो मैंने पूरा घुल गया तो यहाँ इधर आएगा, अधिक खट्टा होगा। कम घुमा है तो इधर होगा। तो दुर्बल अम्ल का माने यहाँ पे हो गया दुर्बल अम्ल का, तो प्रबल अम्ल कहाँ पे होगा, ये तो ये मान लो 1 हो गया तो ये मान लो 2 हो गया। तो कहीं ना कहीं दुर्बल अम्ल का मान 1 से अधिक है ना, प्रबल से अधिक है, माने दुर्बल अम्ल का मान प्रबल अम्ल से अधिक है। तो माने कि हमारा कहने का मतलब यही हुआ कि जब जल में पूरी तरह से नहीं घुला तो कहीं ना कहीं हमारा जो pH मान होता है दुर्बल अम्ल का वो प्रबल अम्ल से अधिक होता है। आया बात समझ में, दुर्बल अम्ल का pH मान जो होता है प्रबल अम्ल से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सांद्र अम्ल। कौन सा अम्ल, सांद्र अम्ल। नेक्स्ट कौन सा है सांद्र अम्ल। और सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। देखिए ये आप लोग समीकरण समझिए। मान लीजिए हमको घोल बनाना है, ठीक है, हमको बोले आपसे बोले नमक पानी का घोल बनाइए, नमक पानी का घोल बनाइए। तो मान लीजिए यहाँ पे नमक हम पानी ले लेते हैं, पानी ले लिया, ठीक है। तो हम पूछे जब घोल बनाइएगा तो उसमें नमक अधिक लेंगे कि पानी अधिक लेंगे, क्या अधिक लेंगे, पानी। बात समझ नहीं आया। हम बोले नमक और पानी का घोल बनाइए तो नमक और पानी में आप अधिक क्या ले लीजिएगा, पानी। नमक क्या कम, तो कह रहा है देखिए दोनों अंतर समझिए, सांद्र और तनु में कह रहा है यदि जिस अम्ल अधिक मात्रा में होती है जबकि जल अल्प मात्रा में, माने कि अम्ल कितना हो अधिक मात्रा में, अम्ल ज़्यादा ले ले और जल कम ले ले तो कच्ची होगा सांद्र अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा, सांद्र अम्ल। लेकिन इसके उल्टा यहाँ पे है जिसमें अम्ल कम ले और जल अधिक ले, अम्ल कम ले जल अधिक ले तो क्या होगा तनु अम्ल। अब जैसे समझिए इसको, जैसे इनो के पैकेट में घोलते हैं तो जल अधिक रहता है कि इनो अधिक रहता है, जल अधिक रहता है। तो देखो जल कहाँ पे अधिक है, जल अधिक मात्रा में हो, जल अधिक मात्रा में हो, और इनो क्या होता है कम मात्रा में होता है। तो कौन सा अम्ल होगा, तनु अम्ल। कौन सा अम्ल, तनु अम्ल। अब ये बात दूसरे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हम और अभिक्रिया कराएं जिसमें जैसे चूना और पानी के देते हैं, क्या होता है चूना थोड़ा कम, चूना कम मात्रा में होता है, पानी अधिक मात्रा में होता है। तो कहाँ पे चूना माने कि मान लीजिए चूना मान लीजिए अम्ल है तो कोई एक पदार्थ कम है, जल अधिक है, जल अधिक है अम्ल कम रहेगा तो तनु अम्ल। यदि अम्ल अधिक हो गया जल कम हो गया तो सांद्र अम्ल। आगे बस में जैसे उल्टा कर दीजिएगा तो दोनों का अपोजिट निकल जाएगा। यदि जल में पूरी तरह अम्ल घुल जाता है तो हमारा प्रबल अम्ल, जल में पूरी तरह से नहीं घुलता है तो हमारा दुर्बल अम्ल, जल अधिक ले लिए अम्ल कम ले लिए तो तनु अम्ल, जल कम ले लिए अम्ल अधिक ले लिए तो सांद्र अम्ल। आगे इतना समझ में नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा तो यहाँ पे समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्षारक। क्या, क्षारक। चलिए कौन है क्षारक, कहता है ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है जो स्पर्श करने में साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। नहीं समझ में आएगा। हम दुनिया कोई भी चीज़ खाएं थोड़ा कड़वा लगे, स्वाद में थोड़ा खराब लगे तो क्या कहलाएंगे उसको हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग क्षारक। क्या कहते हैं, क्षारक। जैसे स्पर्श करने में साबुन जैसा लगे तो इसको साबुन से मत रखिए, बस आप ये रखिए कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कैसे होते हैं, कड़वे, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, क्षारक कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। आप बस समझ में क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। कैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षारक कहलाते हैं। अच्छा क्या क्षारक के गुण कौन कौन से हैं, क्षारक के पहले भौतिक गुण देख लेते हैं। पिछला वाला अम्ल के भौतिक गुण पे ध्यान रखकर चलिएगा। अम्ल जो था स्वाद में कैसा था, खट्टा, तो स्वाद में कैसा है, कड़वा।
आएगा समझ में। आम्ल स्वाद में कैसा था, खट्टा। ऑब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, आम्ल और क्षार में अंतर बताएं। तो 4 यहाँ पे दिया गया, 4 उसमें दिया, दोनों को अंतर कर लीजिए। जैसे देखिए आम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। क्षार कैसा होगा, कड़वा। आम्ल क्या करता था, नीला लिटमस पथ को लाल करता था। आम्ल क्या करता था, नीला लिटमस पथ को लाल करता था। लेकिन क्षार क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर देगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। लेकिन अम्ल क्या करता था, नीला लिटमस पथ को लाल करता था। अम्ल क्या करता था, H+ आयन देता था। याद है, ध्यान रखिएगा, अम्ल क्या करता था, H+ आयन देता था। लेकिन जब ये हमारा क्षार क्या देगा, OH आयन देगा, OH-। वो H+ देता था, ये OH- देगा। है समझ में, वो H+ देता था, ये OH- देगा। अब कह रहा है जलीय विलयन में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती थी, करंट मारता था, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। है बात समझ में। 4 ऑब्जेक्टिव है, चारों को ध्यान रखिएगा। ये तुमको आपको अंतर बताने के लिए समझ में आ जाएगा कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। ये भौतिक अंतर हो गया। कौन सा अंतर, भौतिक अंतर। रासायनिक अंतर भी हम देख लेते हैं। देखिए कौन रासायनिक अंतर में देख लीजिए, कौन धातु क्षार धातु से विक्रिया करके H2 मुक्त करता है, वो भी H2 मुक्त करता था, ये भी H2 मुक्त करता है। आया समझ में, वो भी H2 मुक्त करता है, ये भी H2 मुक्त करता है। क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है। क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। ये आपको हो गया रासायनिक अंतर। कौन सा अंतर, रासायनिक अंतर। आप बस आपको अम्ल, एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए कि अम्ल एवं क्षार में अंतर बताएं, अम्ल एवं क्षार में अंतर बताएं। नोट्स आपके सामने हैं, लिखवा दिए हैं। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। सूचक हम लोग का है, तो सूचक का हम लोग आगे से पढ़ेंगे कल से। इसके बाद आगे देखते हैं इसका क्या होगा। चलिए ठीक है।